अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। आज जो हम क्लास 9 के 4th चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है जलवायु, या आप इसको इंग्लिश में जो है क्लाइमेट के नाम से भी जानते होंगे। तो जलवायु का मीनिंग अगर हम देखें तो इसका ये मीनिंग नहीं होता कि जल या वायु, मतलब जल और वायु को मिलाकर के जो चीज़ बने वो जलवायु होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25 से 30 साल से जो अधिक का समय है, उसमें मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। तो कहने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर अगर कोई मौसम की गतिविधि लंबे समय तक चलती रहती है, लंबे समय तक कहने का मतलब कि 20 से 25, 30 साल, 50 साल तक जो है वहाँ का मौसम वैसा ही जो है एवरेज जो है औसत मौसम बना रहता है, उसे जलवायु कहते हैं। उस क्षेत्र की जलवायु वैसी है। जैसे कि भारत की जलवायु की बात की जाए तो भारत की जलवायु आर्द्र तथा शुष्क है, क्योंकि यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और आर्द्रता इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो है मानसून द्वारा जो है बहुत ज़्यादा वर्षा की जाती है, इसीलिए जो है भारत की जलवायु शुष्क और आर्द्र है। तो हमारा जो ये वायुमंडल है उसमें कई प्रकार की जो है वायुमंडलीय जो है क्रियाएं होती रहती है। कभी गर्म दिन होता है, कभी ठंडे दिन होते हैं, तो कभी हवादार दिन भी आता है जिसमें हवा चलती रहती है, बिल्कुल शांत दिन भी होता है जिसमें कोई हवा नहीं बह रही होती। कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब मौसम ऐसा होता है कि जब बहुत सारे जो बादल है वो आसमान में घिरे रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम जो है आर्द्र तथा शुष्क हो। तो इस तरह की जो वायुमंडलीय जो अवस्थाएं होती हैं, इनके आधार पर हम जो है साल को गर्मी या सर्दी या वर्षा के रूप में जो है हम इसे बांटते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए आप कि आप क्या जानते हैं, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। तो मानसून का जो अगर वर्ड जो निकला है वो अरबी भाषा के एक शब्द मौसम से निकला है जिसका अर्थ होता है मौसम। तो मानसून का क्या मतलब है? मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, कि वायु के जो बहने का जो ढंग है वो ऋतु के अनुसार जो है अपने आप को परिवर्तित कर ले, अपने आप को चेंज कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख सकते हो कि गर्मियों के आप कुछ स्थानों पे देख सकते हो, जैसे राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुँच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक रहता है, और कई जगह तो जो है -45 तक भी जो है जो तापमान है वो पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो है हर एक पर्टिकुलर एरिया की अपनी अपनी जो है जलवायु अलग अलग होती है। तो अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देखो कुछ क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। जैसे अगर रेगिस्तानी इलाकों की बात की जाए तो हम भारत के इलाका जो है रेगिस्तानी थार का जो मरुस्थल है उसकी बात करें तो दिन में वहाँ टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इतनी गर्मी हो जाती है दिन के वक्त कि सहा भी नहीं जा सकता। उसी वक्त उसी दिन जो है अगर रात होती है उसी दिन, तो वही टेम्परेचर जो है गिर करके 45 डिग्री से भी जो है नीचे आ जाता है। तो देखिए 50 और कहाँ 15 जो है, तो इतना गैप है इनके बीच में, 35 डिग्री का जो गैप है। तो इसीलिए जो है इतना गैप इसलिए मिलता है। भाई दूसरी ओर जो है केरल और अंडमान और निकोबार में क्या होता है, दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे इतना चेंज इसलिए नहीं आता क्योंकि ये जो है समुद्री इलाके है, इसलिए यहाँ पे जो है दिन रात के टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जाता। अच्छा देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं आप जिन इलाकों में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जैसे मेघालय के अगर चेरापूंजी की बात की जाए तो 400 सेंटीमीटर से भी लेकर ज़्यादा बारिश होती है। और अगर हम कुछ इलाके की बात करें तो वहाँ पे जो है कम वर्षा होती है। जैसे लद्दाख और पश्चिमी जो राजस्थान में जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम जो है वर्षा होती है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जलवायुवीय नियंत्रण की अब हम बात करते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं।
ये 6 फैक्टर ही बताते हैं कि उस वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। तो सबसे पहले तो आता है अक्षांश, कि उसका कौन सा लॉन्गिट्यूड और कौन सा लैटिट्यूड में जो है, कौन सी अक्षांश और कौन से देशांतर पे वो जो जगह है वो आती है। तुंगता, अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करती है। वायु दाब, जो वायु प्रेशर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। पवन तंत्र, समुद्र से दूरी कितनी है उस स्थान की, महासागरीय धाराएं कैसे बहती है वहाँ पर, और उच्चावच के लक्षण। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये 6 फैक्टर्स हैं मेनली जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अब देखिए, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जहाँ जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा मिलती है या सूर्य की किरणें जो है पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गर्मी होती है। और अगर आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो ध्रुवों की तरफ जो है धरती जो है वो चपटी, थोड़ी सी चपटी है ऊपर ध्रुवों की तरफ। तो ध्रुवों की तरफ चपटी होते हुए जो उसकी गर्मी है वो क्या हो जाती है, घटती रहती है। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाता है तो वायुमंडलीय की जो सघनता है, डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और तापमान भी घट जाता है। इसलिए अगर आप पहाड़ों पे जाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम कंपेयर करें दिल्ली से, तो जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंडा है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब तथा पवन तंत्र उस क्षेत्र के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार तापमान जो है वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। और अगर हम महासागरीय धाराएं की बात करें तो महासागरीय जो धाराएं होती है वो समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित कर देती है। तटीय क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे समुद्र से जो इलाका घिरा हुआ होता है, तो महासागर बेसिकली वहीं होती है। तो वहाँ पे जो चलने वाली हवाएं हैं वो तटीय क्षेत्रों की जो जलवायु है उसको भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र ले सकते हो आप जहाँ पर गर्मी और ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो। वह तट गर्म या गर्म हो जाएगा या फिर एकदम से ठंडा हो जाएगा। और अगर हम उच्चावच की बात करें तो उच्चावच भी बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है किसी भी जलवायु को डिफाइन करने में। तो उच्चावच क्या करता है, ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित कर देते हैं। जो बड़े पर्वत होते हैं वो ठंडी और गर्म वायु को आने नहीं देते, तो उसका रास्ता जो है रोक लेते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी ना हो तो वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है ताकि ये जो है मानसून के उनको रोक ले। तो हिमालय पर्वत भी यही काम करता है, ये जो है मानसून के जो बादल होते हैं उनको नेपाल की तरफ जाने नहीं देता बल्कि जो है भारत के अंदर ही रोक लेता है। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मेन कारक जो है, मेन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो अक्षांश जो है इसके बारे में बात करते हैं। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग में है, हमने देखा होगा जो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूरब में मिजोरम तक जाती है ये लाइन। और इस क्षेत्र को जो इसका जो दक्षिण में भाग है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ की जो जलवायु है वो गर्म है एज कम्पेयर टू अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो, ठीक है। तो अब ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो है हिमालय पर्वत है, उत्तरी इलाके में हिमालय पर्वत है जिसकी औसत अगर एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो 6000 मीटर है। भारत के तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहाँ पे अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप। अब वायुदाब और पवन के बारे में बात करते हैं तो उत्तर भारत पूर्वी पवन, व्यापारिक पवने जो जिसको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, उन क्षेत्रों पर स्थित है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध है वहाँ से उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होते हैं। उच्च दाब पट्टियाँ होती है जहाँ पे प्रेशर जो है ज़्यादा होता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पे जो है एरिया कम हो जाता है और फिर उस एरिया को कवर करने के लिए जो है ठंडी हवा जो है वो आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये दक्षिण की ओर बहती है। करियोलस एक फोर्स होता है जिसके कारण दाहिनी ओर ये बहती हुई क्या हो जाती है, विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। विषुवतीय निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहाँ पे हमारी भूमध्य रेखा है, वहाँ पे निम्न दाब हो जाता है गर्मी के कारण। सामान्यतः इन पवनों को नमी की जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है और बहती रहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा नहीं होती।
कोरियोलिस बल के बारे में बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक ऐसा वर्चुअल आभासी जो है एक फोर्स होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण जो है पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जो है विक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आप भी पढ़ सकते हो आप इसको। जेट धाराओं की बात करते हैं हम, तो जेट धाराएं जो है लगभग 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। भारत में जो ये जेट धाराएं हैं ये गर्मी को छोड़कर पूरे हिमालय के दक्षिण में जो है गर्म ऋतु में इनको छोड़ करके पूरे वर्ष जो है हिमालय के दक्षिण में बहती रहती है। इस पश्चिमी प्रवाह के कारण जो है देश के उत्तरी पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं वो इसी वजह से होता है, जेट धाराओं के कारण। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जेट धाराएं क्या है? ये संक्रीय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर, जिनकी ऊंचाई 12,000 मीटर से भी ज़्यादा है, उन पश्चिमी ये जो है हवाएं होती है, पश्चिम की ओर से आती है। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है और सर्दियों में 184 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। मतलब सर्दियों में जो है इनकी स्पीड बढ़ जाती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराएं जो है उनको पहचाना गया है और उनमें सबसे स्थिर जो बिल्कुल जो है स्टेबल जो जेट धाराएं मिली है वो मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। मतलब जो भूमध्य रेखा के आसपास की जो जेट धाराएं हैं उनको सबसे स्थायी माना गया है। भारतीय मॉनसून के बारे में हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना और इसका सेकंड पार्ट जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा।